नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं द प्रोसेसर। आज हम बात करेंगे कि कैसे यूपीआई ने दर्ज किया एक नया रिकॉर्ड और यह भी जानेंगे कि क्या है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का भविष्य। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई, जो कि यूपीआई की टॉप गवर्निंग बॉडी है, उसके आंकड़ों के हिसाब से मई 2023 तक लगभग 900 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के हवाले से हुए हैं, जो कि मई 2022 की तुलना में 58% ज्यादा है। मई 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 10,41,520 करोड़ थी, जो इस साल मई में 14 लाख करोड़ के पार चली गई, यानी लगभग 43% का इजाफा। इसके साथ भारत ने डिजिटल पेमेंट्स के मामले में चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। डिजिटल पेमेंट्स के आसान तरीकों ने पिछले कुछ सालों में लोगों की लेन देन की आदत को पूरी तरह बदल दिया है। यूपीआई से आप भी दिन भर में कई जगहों पर छोटे मोटे पेमेंट करते ही होंगे, चाहे कैब का किराया देना हो या सब्जी या राशन लेने की बात हो। पारंपरिक रूप से इन सब के लिए हमेशा फुटकर पैसे की ज़रूरत पड़ती रही है, लेकिन अब इसमें भारी कमी आई है, क्योंकि यूपीआई के चलन में आते ही फुटकर पैसे की समस्या लगभग जड़ से ही खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, किसी को पैसे देने हो या किसी से अचानक पैसे लेने हो, उसके लिए भी अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। यूपीआई के फ़ोन नंबर के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शंस ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपीआई क्या है और ये भारत में कब और कैसे आया। रघुराम राजन ने कहा था, यूपीआई इज द व्हाट्सएप मोमेंट फॉर बैंकिंग। जिस तरह व्हाट्सएप ने इंस्टेंट मैसेजिंग का डेमोक्रेटाइजेशन किया, उसी तरह यूपीआई ने डिजिटल बैंकिंग को आम नागरिकों के लिए सहज और सुलभ बना दिया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा जारी की गई फास्ट और आसान पेमेंट प्रणाली है, जो बैंक टू बैंक और पर्सन टू पर्सन लेन देन की सुविधा देता है। यूपीआई को सार्वजनिक उपयोग के लिए 2016 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल यूपीआई बैंकों से और उनके फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा सकता है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, व्हाट्सएप पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के अलावा यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंकों की कुल संख्या अप्रैल 2016 में 21 से बढ़कर मई 2023 में 447 हो गई। एनपीसीआई ने अपना खुद का भीम ऐप भी लॉन्च किया है। आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो पिछले एक साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये क्रांतिकारी बदलाव आया है। सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो है भारत की पॉपुलेशन। भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। 2021 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 140.76 करोड़ है और 2023 के इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि देश की 52% आबादी आज की तारीख में यूपीआई का उपयोग कर रही है। तो वहीं दूसरा बड़ा कारण है स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ोतरी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में लगभग 100 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्टफोन्स थे और स्टैटिस्टा के अनुमान के मुताबिक इस दशक के अंत तक यह आंकड़ा 130 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। इसके अलावा ई कॉमर्स ने भी भारत में डिजिटल पेमेंट्स के विकास को बढ़ावा दिया है। साथ ही सस्ती इंटरनेट सेवाओं से भी इसके इस्तेमाल को बहुत फर्क पड़ा है। 2016 में नोटबंदी के दौरान भारत सरकार ने नेट बैंकिंग को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा मिली है। इसके साथ साथ भारत में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जैसे डिजिटल वॉलेट का भी उपयोग काफ़ी बढ़ चुका है। ये ऐप्स लोगों को सुरक्षित और सरल तरीके से पेमेंट करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से सीमित रूप से पढ़े लिखे लोग भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं। आज के हालात देखें तो हर छोटी बड़ी दुकान में यूपीआई पेमेंट की सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। इन सभी कारणों के साथ भारत ने अपने डिजिटल पेमेंट में बेहतरीन प्रगति की है और दूसरे देशों को पछाड़कर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में नंबर 1 बन गया है। भारतीय पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था यूपीआई, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन यूपीआई में कुछ कमियां या समस्याएं भी हैं, एक नज़र उन पर भी डालते हैं। बहुत से आर्थिक मामलों के जानकार यूपीआई के फ्री मॉडल को पेमेंट इंडस्ट्री पर एक बोझ मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बुनियादी ढांचे में निवेश की लागत रिकवर नहीं हो पाती है। यूपीआई आधारित भुगतानों में प्रॉफिट का कोई खास साधन न होने के कारण भुगतान के बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन में कई दिक्कतें आती हैं, जो यूपीआई की हाई ट्रांजैक्शन फेलियर रेट्स का भी एक कारण बताया जाता है। इससे यूपीआई की रिलायबिलिटी पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस मसले को दूर करने यूपीआई इकोसिस्टम में मौजूद मेजर प्लेयर्स को अपग्रेडेशन और इनोवेशन के लिए लगातार प्रोत्साहित करने का तरीका ढूंढना काफ़ी अहम है। कई जानकारों का यह भी मानना है कि यूपीआई का फ्री मॉडल उसके सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह में एक बाधा साबित हो रहा है और लंबे समय तक यूपीआई को यूजर्स के लिए मुफ्त रखना फीजिबल नहीं होगा। आखिरकार ये बात तो साफ है कि यूपीआई के विकास ने भारत में डिजिटल भुगतान के परिदृश्य को बदल दिया है और इसका प्रभाव विभिन्न उद्योगों में महसूस किया जा रहा है। अपनी उपयोगिता के अनुकूल सुविधाओं, कम लेन देन की लागत और उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच बढ़ती स्वीकार्यता के साथ यूपीआई आने वाले वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान के लिए एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड बनने की राह पर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका फ्री होना जनता के लिए लाभकारी है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में यूपीआई की सस्टेनेबिलिटी पर कुछ खतरा हो सकता है। प्रौद्योगिकी के इस युग में एक मजबूत डिजिटल पेमेंट सिस्टम देश के विकास के लिए बेहद अहम है। अब पॉलिसी मेकर्स को यूपीआई के मूलभूत आधार यानी एक्सेसिबिलिटी और ईज ऑफ यूज़ को बरकरार रखते हुए इसके सतत विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। यूपीआई के इस्तेमाल से आपके लिए या आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप देख रहे थे द प्रोसेसर। नमस्कार।